अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो स्लाइड नंबर 3 है वो आप लोगों से शेयर कर दी गई है। इसमें दो सेक्शन है। जो पहला सेक्शन है वो है फ्रेमवर्क ऑफ एम्प्लॉय रिलेशन एंड चेंजिंग मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। जो पहला सेक्शन है वो बेसिकली एम्प्लॉय रिलेशंस और जो लेबर लॉज हैं उससे रिलेटेड है। द टर्म एम्प्लॉय रिलेशन रेफर्स टू अ कंपनी एफर्ट टू मैनेज द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। जो कंपनी है वो अपने जो मुलाजमीन है उनके दरमियान में जो ताल्लुक अच्छा बरकरार रखना चाहती है उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो एम्प्लॉयर रिलेशन के अंदर कवर करेगी। एन ऑर्गेनाइजेशन विद अ गुड एम्प्लॉय रिलेशन प्रोग्राम provides fair and consistent treatment to all the employees so they will be committed to their job and loyal to the company. Such program also aim to prevent and resolve problem arising from situation at work. जो सोशल प्रोटेक्शन है मुलाजमीन की वो भी इस डॉक्यूमेंट का हिस्सा होगी, और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो उसको कैसे रिजॉल्व करना वो भी इस डॉक्यूमेंट का हिस्सा होगा। अगर किसी को कोई सजा मिलेगी तो वो भी इस डॉक्यूमेंट का हिस्सा होगा। The most important part of any business is its people. No business can run effectively without them, but people do not work in a vacuum. They need to communicate and work with others to get their jobs done. Employers need to manage a relationship in the workplace to keep the business functioning smoothly, avoid problems, and make sure employees are performing at their best. जो कंपनी है उसका सबसे बड़ा असासा उसके मुलाजमीन है, लेकिन मुलाजमीन को अपने बेहतरीन हालत में काम करने के लिए कुछ सोशल प्रोटेक्शन चाहिए जो कि इस डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। हैप्पी एम्प्लॉय और प्रोडक्टिव एम्प्लॉय। Successful businesses know how to manage a relationship to build lasting employee satisfaction. जो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन है वो कंपनी मेक श्योर करती है कि उसके एम्प्लॉय की तरफ सेटिस्फेक्शन का एक फैक्टर आए। तो ये जो कामयाब कंपनीज हैं वो इस चीज़ को ज़रूरी समझती हैं कि एम्प्लॉय को सोशल प्रोटेक्शंस दी जाए। Employee relations is about the rules governing employment. Most of the time it is employer who decide the terms and conditions and rule of employment. These rules include anything from pay and normal working hours to health and safety rules. जो रिलेशन डॉक्यूमेंट है इसमें जो असूल लिखे जाएंगे या जो रूल्स बनेंगे ये बेसिकली कंपनी बनाएगी। तो कंपनी सबसे पहले अपना मफाद रखेगी। अपना मफाद पूरा होने के बाद वो जो अपना मुलाजिम है उसके मफाद के बारे में सोचेगी, जैसे कि वर्किंग आवर्स,
हेल्थ एंड सेफ्टी बेनिफिट्स और उसकी तनख्वाह क्या होगी। In most industrial countries, such unilateral regulation of employment by management is not the only way of deciding and administering the rules governing employment. Employer have recognized trade union for collective bargaining purposes. Managers negotiate with trade union officials in order to reach collective agreement about pay and other conditions of the employment. जो बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे जो कंपनी के इख्तियारात हैं उसको कानूनी तौर पर लिमिट किया जाता है और ये इख्तियार यूनियंस को दिया जाता है कि ताकि यूनियन अपने हक के लिए लड़ सकें। अब यूनियन जो है वो कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉई है। जो मुलाजमीन है अगर वो इकट्ठे हो जाते हैं और एक यूनियन बनाते हैं तो बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो कि उस यूनियन को ये लीगल इख्तियार देती है कि वो अपनी कंपनी से अपनी जायज़ जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करवा सकें। The applicability of collective bargaining model of employee relation to software work is limited. Trade unions have made little impact among software workers, so terms and conditions are largely set by employers and managers. Limited forms of co-management, such as joint consultation with employee representatives, to some extent substitute for union. जो एम्प्लॉय रिलेशंस हैं उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है ना, इसमें देखा गया है कि जो एम्प्लॉय प्रोटेक्शन है वो कम है। यानी कि ज़्यादातर सॉफ्टवेयर कंपनीज अपनी मर्जी के कवानीन बनाती हैं और जो मुलाजमीन हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई यूनियन नहीं एग्जिस्ट करती या कम एग्जिस्ट करती हैं। इसके पीछे बुनियादी वजह ये है कि जो यूनियन की ताकत है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो मुंसलिक है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय काम करें, मुलाजमीन कितने काम करें। सॉफ्टवेयर हाउसेज में ज़्यादातर 15 से 10 के दरमियान, 10 से 15 के दरमियान में लोग काम कर रहे होते हैं। तो जो यूनियंस हैं वो फ़ाल 25 के बाद होती हैं, यानी कम से कम 25 या 25 से ज़्यादा लोग हों तो फिर यूनियन क्रिएशन को लीगल अथॉरिटी मिलती है कि जी आप लीगली किसी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो यूनियन के लिए ज़्यादा मुलाजमीन का होना ज़रूरी है और सॉफ्टवेयर हाउसेज के अंदर, सॉफ्टवेयर कंपनीज में जो मुलाजमीन है उनकी तादाद कम होने की वजह से कंपनीज फेवर में है, मुलाजमीन फेवर में नहीं। फिर आ जाता है जी लेबर लॉ। Apart from unilateral management decision and collective bargaining, law is another way to make the rules that govern the employment. Labor law is that part of law that deals with the individual and legal person in their capacity as employee and employers in concern and is concerned with work and relationship arising from it. Labor law is concerned both collective and individual aspect of the employment relationship. जो ऐसे असूल जिनके तहत प्रोटेक्शन दी जा सकती है मुलाजिम को और कंपनी को, वो लेबर लॉज के स्कोप में आएंगे, वो लेबर लॉज कहलाएंगे और ये आपके रिलेशन डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। अब जो लेबर लॉज हैं वो दो किस्म के हैं, एक है कलेक्टिव लेबर लॉ और एक है इंडिविजुअल लेबर लॉ। फ्रेमवर्क फॉर कलेक्टिव लेबर लॉ। कलेक्टिव लेबर लॉ में क्या क्या है? कलेक्टिव लेबर लॉ डील्स विद कलेक्टिव इंडस्ट्रियल बिहेवियर एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉय relations such as trade union collective bargaining. It basically concerns the relationship between employer, employee and trade union. जो अगर मुलाजमीन इकट्ठे होकर एक ग्रुप बना लेते हैं या किसी भी तरीके से वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो जो उनको लीगल राइट्स एज अ ग्रुप मुयसर हैं वो कलेक्टिव लेबर लॉ में आएंगे। इन्हीं कवानीन के तहत जो यूनियंस हैं उनको प्रोटेक्शन मिलती है कंपनीज में, फिर वर्क पार्टिसिपेशन की प्रोटेक्शन मिलती है कंपनीज में और इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन की मिलती है कंपनी के अंदर। ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो सबसे पहली प्रोटेक्शन है कलेक्शन ऑफ पीपल के लिए वो है जी यूनियन की प्रोटेक्शन। और यूनियन क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। Trade union are organized group of workers who engage in collective bargaining with employees. Some countries require union to follow particular procedure in pursuit of their goal. For example, some countries require that union pool the membership to approve a strike. Laws may govern the circumstances and procedure under which unions are formed. They may guarantee the right to join a union or remain silent in this respect.
some legal code allows unions to obligate their members, such as the requirement to comply with the majority decision in a strike vote. अच्छा जी, जो यूनियन है वो तो उसका तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन यूनियन के लिए ये ज़रूरी है कि वो किसी कानून के तहत वजूद में आए। जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनके कानून के मुताबिक जो यूनियंस हैं वो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उनके लिए ऑर्गेनाइज होना ज़रूरी है। फिर उनमें एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस इसलिए कि जो यूनियन के लीडर हेड्स हैं या जो यूनियन को लीड कर रहे हैं वो थ्रू वोट सेलेक्ट हों, ना कि ताकत के ज़ोर पे निचले लोगों को अपने नीचे दबाकर ऊपर वाले लोगों से अपनी ज़रूरियात को पूरा करवाया जाए। ये जो है वो ब्लैकमेलिंग के ज़ुमरे में आ जाएगा। तो यूनियन जो है वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत वजूद में आती है और उसी के तहत उसको काम करने की इजाज़त है। और इवन जो यूनियंस हैं उसके अंदर वोटिंग राइट्स होते हैं। उन वोटिंग राइट्स के तहत उन यूनियंस को मेंबर सेलेक्ट करने की इजाज़त होती है। अच्छा, क्लास ये हो गया ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन के बाद हमारे पास आता है वर्क प्लेस पार्टिसिपेशन। A legal binding right A legal binding right for workers as a group to participate in workplace management is acknowledged in some form in most developed countries. In a majority of EU member states, for example, Germany, Sweden, France, the workforce has a right to elect board of directors for large corporations. उसके बाद है जी, this is usually called co-determination, and currently most countries allow for the election of 1/3 of the board. अच्छा जी, वर्क प्लेस पार्टिसिपेशन और वर्क फोर्स, ये दो लफ्ज़ हैं। वर्क फोर्स बेसिकली जो मुलाजमीन हैं उनके ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ पीपल को, एम्प्लॉय की कलेक्शन को हम वर्क फोर्स कहेंगे। वर्क फोर्स के पास ये इख्तियार है कि वो जो ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या सीनियर मैनेजमेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब सवाल है ये ऐसा क्यों है? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, अगर वो सिलेक्ट होते हैं स्टेक होल्डर्स की तरफ से और उनको कहा जाता है कि जी मुनाफा आप ज़्यादा से ज़्यादा निकाल के दें, और वो तनख्वाहें बहुत ज़्यादा, बहुत कम तनख्वाहें देते हैं एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय को ये हक हासिल है कि वो अपनी नुमाइंदगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में करे। वहाँ पे ऐसे डायरेक्टर, अब ये ऐसा नहीं है कि अगर 12 डायरेक्टर तो 12 के 12 डायरेक्टर जो हैं वो मुलाजमीन खुद से सिलेक्ट करेंगे। जो कवानीन है उनके मुताबिक अगर कंपनी बड़ी है तो 1/3 ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो यूनियन या वर्क फोर्स सेलेक्ट कर सकती है। यानी कि अगर 12 डायरेक्टर्स हैं तो उसमें से 4 डायरेक्टर्स यूनियन के वोट के साथ सिलेक्ट होंगे, और उन डायरेक्टर्स की ये जिम्मेदारी है कि जो भी पॉलिसी मेकिंग हो डायरेक्टर्स और स्टेक होल्डर्स के दरमियान में, उसमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए कि जो एम्प्लॉय है, जो मुलाजिम है, उसके सोशल सिक्योरिटी और उसके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए उन पॉलिसी मेकिंग के अंदर। तो जो वर्क प्लेस पार्टिसिपेशन, बेसिकली इस पार्टिसिपेशन को कहा जाता है जो कि ट्रेड यूनियंस या वर्क फोर्स मैनेजमेंट या डायरेक्टरशिप्स के अंदर चेंजेस लाने के अंदर करती हैं। और क्योंकि ये ऑर्गेनाइज मूवमेंट्स होती हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से ये यूनियंस और वर्क फोर्सेस काम करती हैं, तो इनमें वोटिंग का निज़ाम एग्जिस्ट करता है। सर, डायरेक्टर्स का मेन काम क्या होता है? ये मुझे एक सवाल पूछा गया। डायरेक्टर्स का मेन काम जो है वो मैं आपको पिछली स्लाइड्स में बता चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ समरी बता देता हूँ। कोई भी कंपनी होती है,
उसमें जो स्टेक होल्डर होते हैं वो लोग होते हैं जिन्होंने पैसा लगाया होता है, तो वो कंपनी के शेयर उनके पास होते हैं। अब स्टेक होल्डर खुद से कंपनी चलाना नहीं चाहते क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं होते। अब लेट्स सपोज जी मियां मंशा, वो अ, ना ही वो फैक्ट्री का इंजीनियर है, ना ही वो मैनेजमेंट का कोई बंदा है। तो उसने प्रोफेशनल हायर किए हुए हैं। प्रोफेशनल हायर इस तरह किए हुए हैं कि जो मैनेजेरियल पोस्ट है उस पे टॉप जो इस टाइम बंदा अवेलेबल है, या जो टॉप इंजीनियर अवेलेबल है, उनको वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ले आते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी होती है कंपनी चलाना। जो स्टेक होल्डर होते हैं उनका काम सिर्फ ये होता है कि वो पैसा लगाते हैं या पैसा मांगते हैं कि जी हमने पैसा लगाया, इस साल हमने 1 करोड़ लगाया, कल हमें अगले साल से हमें 20 लाख रुपए आना शुरू हो जाए हर साल के लिए। तो उनका काम सिर्फ पैसा लगाना या पैसा निकालना है। जो डायरेक्टर्स हैं उनका काम कंपनी को चलाना है। डायरेक्टर्स की 2 किस्में होती हैं। एक डायरेक्टर होता है जो सिलेक्ट होता है ऑन पेरोल। पेरोल मतलब ये है कि उसकी माहाना सैलरी होती है, तनख्वाह होती है, और उसने डेली कंपनी के अंदर आना होता है और उसने पॉलिसी मेकिंग और डायरेक्शन देकर कंपनी को चलाना होता है। दूसरे किस्म के डायरेक्टर होते हैं एडवाइजरी डायरेक्टर। एडवाइजरी डायरेक्टर होता है जो कि महीने की किसी एक मीटिंग में मशवरा देने के लिए आ सकता है। यूनिवर्सिटीज के जो डायरेक्टर होते हैं, जिस तरह जी पंजाब के जो हैं मिनिस्टर्स, वो एडवाइजरी डायरेक्टर होते हैं यूनिवर्सिटीज के, जो मीटिंग्स में आके अपना मशवरा दे देते हैं, और मशवरा देने की भी वो फिर पैसे लेते हैं। तो डायरेक्टर बेसिकली पॉलिसी मेकिंग करता है कंपनी को चलाने के लिए, वही कंपनी चलाने के जिम्मेदार होते हैं। अब इन डायरेक्टर्स के अंदर जो यूनियन होती हैं वो ये इख्तियार रखती हैं कि 1/3 डायरेक्टर्स को वो खुद से सिलेक्ट करें। अगर ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटी हैं जी, 10-12 लोग थे सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर, तो उसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है डायरेक्टर का या फिर ये यूनियंस का। लेकिन अगर पाकिस्तान स्टील मिल्स की आप मिसाल लें तो वो यूनियन बहुत बड़ी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। लेकिन ये उनको लीगल इख्तियार नहीं हासिल किसी भी यूनियन को कि वो कोई ऐसी डिमांड करें जो कंपनी के अगेंस्ट जाए। हम अब आगे चलते हैं। ईयू का हमने डिस्कशन कर लिया और कोड डिटर्मिनेशन का भी हमने डिस्कशन कर लिया। उसके बाद आ जाता है जी स्वीडन की मिसाल के स्वीडन के अंदर कौन से कवानीन हैं ये यूनियन से रिलेटेड, और कितने कम अज़ कम लोग हों। 25 लोग हों तो यूनियन बन जाती है। अगर 1000 मेंबर है तो उसके अंदर 1/3 जो डायरेक्टर्स हैं वो एम्प्लॉय सेलेक्ट करते हैं, मुलाजमीन सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद है जी इंफॉर्मेशन एंड कंसल्टेशन। इंफॉर्मेशन एंड कंसल्टेशन के मुताबिक workplace law in many countries require the employer consult in their work on various issues। जो कोई भी इशू है उसको हल करने के लिए अगर एम्प्लॉय को टास्क साइन किया जाता है तो उसका कंसेंट लिया जाए। अब हम आ जाते हैं इंडिविजुअल लॉज पे। इंडिविजुअल लेबर लॉ, इंडिविजुअल लेबर लॉ में सिर्फ एक ही लॉ एग्जिस्ट करता है कि दोनों के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट क्या साइन हुआ है। कंपनी और मुलाजिम के दरमियान में क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। जब कोई भी मुलाजिम सेलेक्ट होता है, वो एक इंटरव्यू प्रोसेस से आता है, और जब उसकी सिलेक्शन होती है तो एक कंपनी उसको लीगल एग्रीमेंट देती है जिसको उसने दस्तखत करने होते हैं, और उसके अंदर सारी शराइत लिखी होती हैं कि आपको कितने दिन काम करना है, कितने टाइम के लिए काम करना है, कितनी छुट्टियां होंगी, कितनी पेड होंगी, कितनी अनपेड होंगी, आपके क्या हकूक हैं, आपको घर मिलेगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस मिलेगा, ये सारी चीज़ें उसमें मैंशन होती हैं। लेकिन इस एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी अपने आप को भी प्रोटेक्शन देती है। जिस तरह के कंपनी कहती है कि मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं किसी भी टाइम किसी को भी नौकरी से निकाल सकता हूँ, तो ये कंपनी का अपना इख्तियार है। तो इस लीगल एग्रीमेंट जो कि एक कंपनी और मुलाजिम के दरमियान में साइन होता है, हम उसको इंडिविजुअल लेबर लॉ में लेकर आते हैं, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। एम्प्लॉयमेंट टर्म्स, अब ये टर्म्स हम एम्प्लॉयमेंट की इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं। जो भी टर्म्स हैं मैंने आपको मिसाल दे दी, वो मैंने आपको बता दी है। लेकिन इसमें एक मिसाल है कि यूएस के अंदर तमाम स्टेट्स ने तमाम कंपनीज को ये इख्तियार दिया हुआ है कि वो जब चाहे किसी भी एम्प्लॉय को रख सकते हैं, जिसको कहते हैं एट विल। एट विल वो एम्प्लॉय को रख भी सकते हैं और एट विल एम्प्लॉय को निकाल भी सकते हैं। सिर्फ उस सिनेरियो में कंपनी निकालने का उसको हक नहीं है जब कोई प्रोहिबिटेड तरीके से निकाला जाए। प्रोहिबिटेड तरीकों की अपनी कंडीशंस हैं, लेकिन लेट्स सपोज अगर आप आज जा रहे थे और कल कंपनी को थोड़ा नुकसान हो गया और कंपनी कहती है हम इन लोगों को फायर करें, तो आपके पास पूछने का हक नहीं है। इसी तरह जो लोग नौकरी कर रहे हैं और वो अपनी नौकरी बदलना चाह रहे हैं, उनके पास भी ये हक है कि वो
कंपनी कभी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन उनको एक नोटिस देना है। वो नोटिस 1 हफ्ते पहले भी हो सकता है, वो एक नोटिस 1 महीना पहले भी हो सकता है, जो कि मुलाज़िम कंपनी को देगा कि मैं कंपनी छोड़ना चाह रहा हूँ। अब वो जो 1 हफ्ता या 1 महीने का टाइम है, वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि 1 महीना पहले आपने हमें इन्फॉर्म करना है या 1 हफ्ता पहले आपने हमें इन्फॉर्म करना है। लेक्चर की आखिरी स्लाइड है। अनदर एग्जांपल ऑफ एम्प्लॉयमेंट टर्म्स इन मैनी कंट्रीज इज द ड्यूटी टू प्रोवाइड रिटन पर्टिकुलर ऑफ एम्प्लॉय टू एट एनी एम्प्लॉयमेंट टू एड। जो पहला पॉइंट है बेसिकली इसका मफहूम ये है कि जो आपका लीगल एग्रीमेंट होता है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है किसी कंपनी के साथ, उसकी एक फोटोकॉपी या ओरिजिनल कॉपी आपके पास होना जरूरी है। दिस एम्स टू अलाउ द एम्प्लॉय टू नो कंक्रीटली व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड। ये जो आपको फोटोकॉपी देंगे वो कॉन्ट्रैक्ट की, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, कि आपने क्या करना है, और आप कंपनी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपके लिए करेगी। इट कवर्स आइटम्स इंक्लूडिंग कंपनसेशन, हॉलीडेज, इलनेस राइट्स, नोटिस इन द इवेंट ऑफ डिसमल एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। ये सारे जो हकूक हैं आपके, ये इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखे होते हैं। यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड हो गया। आपको कोई सवाल तो पूछ लें। कल से हम इंशाल्लाह लेक्चर 19 से स्टार्ट करेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपके घर वाले अल्लाह के फजल से अपने बेहतरीन हालत में होंगे, और खुदा न खास्ता अगर किसी पे मुश्किल वक्त है तो अल्लाह पाक उस मुश्किल वक्त को आसान कर दे। मुझे और अपने दोस्तों को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, ना उम्मीद ना हो। इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।